Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope that you all are fine. Today lecture is lecture 9. ओके इस लेक्चर में ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर दूसरा है, बट तरतीब में ये नवा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, और सॉल्व करने के बाद इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो स्लोप और इंटरसेप्ट्स हैं उनकी मदद से ये जज करना कि इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अगर इवन देन अगर आप सॉल्व ना भी करें और सिर्फ उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दें, और लिखने के बाद आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी। सॉल्यूशन तो नहीं बता सकते, सॉल्यूशन की नेचर बता सकते हैं। और अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो ऑफ कोर्स आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ओके, पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन को स्लोप और इंटरसेप्ट की मदद से कैसे जज किया जाएगा, फिर इसका सॉल्व करके उसके बाद वहाँ से सॉल्यूशन न्यूमेरिकली कैसे आएगा, और न्यूमेरिकली सॉल्यूशन अगर उसका ग्राफ बने तो ग्राफ में वो सॉल्यूशन कैसे नज़र आएगा। ठीक, तो ये चीज़ें पढ़ने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर का थोड़ा रिव्यू लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में दो जो टॉपिक्स थे वो हमने पढ़े थे। एक टॉपिक ये था कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म्स क्या होती हैं, जिसमें हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी। इसके अंदर हमने 3 केसेस पढ़े थे। एक केस 1 था जो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक केस 2 था जो था पॉइंट स्लोप फॉर्म, और एक तीसरा केस था जो था 2 पॉइंट्स फॉर्म। यानी केस 1 में स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों इकट्ठे गिवन होंगे। केस 2 में इंटरसेप्ट हट जाएगा, उसकी जगह एक पॉइंट आ जाएगा तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगी। और तीसरे में स्लोप भी हट जाएगा तो एक और पॉइंट आ जाएगा जो कि 2 पॉइंट्स फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह के हमने ये एक पहला हिस्सा पढ़ा था। दूसरे हिस्से में हमने ये पढ़ा था कि दोनों इक्वेशंस जब आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशनशिप होता है, जो कि हमने पढ़ा था m1 = m2। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है, यानी एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, और इसके लिए मैंने आपको ये कुछ बुक के पेजेस भेजे थे, और आपके पास ये बुक भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये उसकी कुछ वही फॉर्म्स जो हैं, ये उनकी डिटेल्स आपको इन पेजेस में दी गई थी। ये स्लोप एंड 1 पॉइंट, पहले आपने जो पीछे फॉर्म पढ़ी है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये पॉइंट स्लोप फार्मूला जो था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कहा था आप इसको पढ़ लें, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, ये उससे रिलेटेड एग्जांपल्स थी जो आप कर सकते थे। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास नीचे 2 पॉइंट्स का फार्मूला आ गया था। ठीक, ये 2 पॉइंट्स का फार्मूला जो बताया केस 3 का। उसके बाद नीचे कुछ इक्वेशंस की जो रिलेशंस थे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के, उसके हवाले से ये पेज था, ये आपने पढ़ना था। और इसके अंदर ये देखें, ये जो डार्क लाइन है ये वाली, ये लाइन पैरेलल है इन तमाम डॉटेड लाइंस के, और ये परपेंडिकुलर है ये तमाम डॉटेड लाइन इस लाइन के। तो ये वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का रिलेशन इस एग्जांपल में नीचे सारा एक्सप्लेन हुआ था। और ये कुछ एक अप्लाइड किस्म की एग्जांपल थी जिसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, और उनकी मदद से 2 पॉइंट फार्मूला लगा के एक प्रैक्टिकल अप्लाइड किस्म का क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, और उसमें स्लोप और इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशंस की हुई थी, और ये सारी इंटरप्रिटेशंस इसमें मौजूद हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज थी जो आपने इसमें से हमने क्वेश्चंस किए थे, और कुछ जो मेन क्वेश्चंस थे, और बाकी आपने इनको सिमिलर लाइंस पे करना था। ओके, अब हम आते हैं वो चीज़ जो हमने अब इस लेक्चर में करनी है। ओके, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, और वो 2 से मुराद है कि इनमें से, यानी ये 2x2 आपके पास लिखे है, इनमें से एक 2 से मुराद है कि 2 इक्वेशंस होंगी, और दूसरी 2 से मुराद है कि उसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तभी वो 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास उनको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम दो इक्वेशंस के स्लोप्स और इंटरसेप्ट्स की मदद से आप नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम वो बात कर रहे हैं। तो आप दोनों इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। पहले का स्लोप और इंटरसेप्ट नोट कर लें, दूसरे का स्लोप और इंटरसेप्ट नोट कर लें, और देखें कि अगर दोनों के स्लोप्स इक्वल नहीं हैं, ठीक है, अगर दोनों के स्लोप्स इक्वल नहीं है, एक का स्लोप 7 है, दूसरे का -5 है, तो इसका मतलब है कि ये लाइंस लाजमी कहीं ना कहीं पॉइंट पे ये कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसा कि ये बिल्कुल नीचे आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये दोनों स्लोप्स जब आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये लाइंस इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्शन की वजह से यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों के स्लोप इक्वल नहीं है तो आप कह देंगे ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगर तो उनके स्लोप्स इक्वल हैं तो ये तो तय है कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है, और उनका इंटरसेप्ट भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इंटरसेप्ट भी इक्वल, मतलब स्लोप तो इक्वल है लेकिन इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। जाहिर है जब लाइंस कट करेंगी तो एक पॉइंट बनेगा और कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कभी कट ही नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस है कि अगर स्लोप्स भी इक्वल हो जाए और इंटरसेप्ट्स भी इक्वल हो जाए तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे क्योंकि लाइन ही हमारी एक सिंगल बनेगी। ये वो पॉइंट्स हैं जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो ये तो हमने उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन देख लिया स्लोप्स और इंटरसेप्ट्स की मदद से। अब हम देखते हैं अगर हम न्यूमेरिकली उसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो हमने क्या करना है कि इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। यानी एक इक्वेशन से वैल्यू x की लें, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करें, वहाँ से एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, उसको वापस किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, ठीक। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपके पास जब वो आपने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली, जो कि फाइंड हो रही हैं, वो फाइंड करने के बाद आपने उनको पुट किया उन इक्वेशंस में, तो तीन सिचुएशंस आएंगी। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए दोनों तरफ, जैसे कि दोनों तरफ 8 = 8 फर्ज करने आ जाए, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए, यानी 0 = 8 जो कि कभी इक्वल नहीं होता, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन है। और अगर ये 0 = 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब ये हमने दोनों तरह के सॉल्यूशन, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन दो तरीकों से देखी। किस तरह? एक स्लोप इंटरसेप्ट के कंपैरिजन से और एक साइमल्टेनियस सॉल्व करने की मदद से, सॉल्व करके इक्वेशंस को। उसके बाद तीसरा तरीका ये कि हम उसका ग्राफ बना लें, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में अगर वो दो यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं तो वो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, अगर नो सॉल्यूशन दे रही हैं तो वो पैरेलल होंगी, और अगर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही हैं तो वो एक ही जगह पे दोनों लाइंस आ रही होंगी। तो ये वही पुरानी चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज भी होगी और जो इस एक्सरसाइज में होगा उस हवाले से भी हमने इनको देख लिया, ठीक है जी। अब अगर आपने इनकी फर्दर डिटेल्स पढ़नी है तो ये पेज नंबर 86 से 95, ये वाली फ़ाइल जो मैंने आपको भेजी है, ये वाली फ़ाइल, ये असल में आपके वही बुक के पेजेस हैं, ये वाले सारे आपने पढ़ने हैं। और ये वही देखें, ये वही ग्राफ्स और उसी तरह की जो चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन की, और ये नीचे इनकी कुछ एग्जांपल्स हुई हैं, ये सारी आपके पास बुक मौजूद है और फाइल भी आपके पास आ गई है। लेक्चर सुनने के बाद इसको डिटेल से आप पढ़िएगा और ये क्वेश्चंस भी आपने इसके करने होंगे। ओके, हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज के अंदर हम इसमें जो एक्सरसाइज है आपकी, ये एक मिनट में एक्सरसाइज पे आता हूँ जी, ये 3.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस हैं, और इसमें वो कह रहा है कि इसके अंदर आप डिटरमिन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन सेट यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप फाइंड करें और ये बताएं कि किस किस्म का सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन।
तो सॉल्व भी हो जाएगा और साथ सोल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है 5x + 5y = 0 एंड दूसरी है x = -y, ठीक है, और दूसरी है x = -y। अब आप इस इक्वेशन को इधर ला के हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये बड़ा आसान है, क्वेश्चन ही सिंपल है कि आप इक्वेशन 2 में नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू एक निकली हुई है -y, आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में। तो ये देखें 5 की जगह ये 5, फिर x की जगह ये -y यहाँ पुट कर दिया, प्लस y 5 की जगह 5 और ये 5 y अपनी जगह रहा। तो ये -5 और +5 ये आपस में कैंसिल होकर 0 = 0 आ गया। तो जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि जब आपका आंसर इस तरह का आ जाए 0 = 0, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब कि ये इनफैक्ट दो इक्वेशंस नहीं हैं, ये एक इक्वेशन है, सिर्फ उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी बनाई गई है या डिवाइड करके। तो थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो ये इसको अगर y को हम इधर लेके आए तो ये बनता है x + y = 0, और अगर x + y = 0 को मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, या अगर इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ 5 से डिवाइड करूँ तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। तो इनफैक्ट ये दोनों इक्वेशंस मुख्तलिफ नहीं है, ये इक्वेशंस एक ही हैं, ठीक है। इसलिए आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आपका सॉल्यूशन आ जाए तो आपके जहन में वो तीनों एस्पेक्ट होने चाहिए कि वो जी देखें ये इक्वेशन दोनों तरफ 0 आ गया है, इसका मतलब है इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाया जाए तो वो एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, वो एक ही लाइन होगी, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट से आपने इसके जवाब को जहन में रखना होता है, ठीक। तो ये हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वो इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, इसको लिया गया है। तो इसके अंदर ये वही दो इक्वेशंस लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन है 2x - 9y = 108 इक्वेशन नंबर 1, और 8x + 6y = 48 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आसान हल है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका कहते हैं। बेहतर यही होता है कि आप एक से वैल्यू फाइंड करें, दूसरे में पुट करें, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। वरना आप कोएफिशिएंट्स को सेम करके काट भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने पहले ये जो रेगुलर सेशंस होते थे उनमें ये किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर ये 2 जो है उसमें से आपने x को इधर रखा और ये 6y प्लस हो रहा है, इसको इधर लेके गए, ये -6y हो गया। सो 48 - 6y ये आ गया, और ये जो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये नीचे डिवाइड होके यहाँ पे आ गया। तो आपके पास ये एक इक्वेशन नंबर 3 बन गई। आपने क्या किया, पुट किया इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 3 को जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये इक्वेशन नंबर 1 है 2, ये 2 अपनी जगह, और ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से ये उठाई और ये यहाँ पुट कर दी, और ये बाकी 9y = 108 अपनी जगह। अब ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इस 8 से कट के ये नीचे 4 आ गया, और ये बाकी एज इट इज़। और उसके बाद आपने इसको 4 को ये डिवाइड कर दिया, 48/4 -6/4 और -9y 108, और 6/4 डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, और 9y अपनी जगह और ये 108। और उसके बाद ये पूरा सिर्फ y बच गया और बाकी नंबर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये y की वैल्यू -9.14 आ गई, ये y की एक वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू हम उसमें दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो हमने दोबारा वो जो इक्वेशन नंबर 3 हमें आसान लग रहा है कि x बना है, तो ये वाला y जो -9.14 है ये आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, और पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आपके पास 12.86 आ गई, ठीक हो गया। अब ये दोनों हमारे पास y की वैल्यूज़, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ तो गई, हमने इसमें पुट करके ये सोल्यूशन तो है, अब हमें नहीं पता कि ये इसका यूनिक है ये क्या है, तो पहले हमें वो इक्वेशन इसको पुट तो करना पड़ेगा। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया दोनों वैल्यूज़ को, और देखा कि पुट करने के बाद ये 108 के इक्वल आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे यहाँ मैंने बताया था कि जब आपका सॉल्यूशन आने के बाद इक्वेशंस में पुट करें और वो स्टेटमेंट ट्रू आ जाए, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है।
तो ये पुट करने से साबित ये हुआ कि ये जो ऊपर सोल्यूशन आया हुआ है ना, x की वैल्यू 12.86 और -9.14, ये इनफैक्ट यूनिक सोल्यूशन है। क्यों यूनिक सोल्यूशन है? क्योंकि इन वैल्यूज़ ने इस सिस्टम में पुट होके इक्वेशन को दोनों तरफ से बैलेंस कर दिया है, इसलिए ये यूनिक सोल्यूशन है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा केस है जिसमें हमारा नो सोल्यूशन आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपके सामने ये उठाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ये उस तरह दो इक्वेशंस लिखी। अब दोनों इक्वेशंस में क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने x की वैल्यू फाइंड की, वो 3y आ गई। उस वैल्यू को उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और पुट करने के बाद y के आने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि y खुद बजाते खुद कैंसिल हो गया और वो बड़ा जल्दी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट हमें मिल गई। ठीक है, जिसमें यह लिखा गया है कि नो सोल्यूशन, और ये वही है जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि किसी भी स्टेज पे जब आपको कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए तो आप कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, यानी इनके स्लोप्स इनफैक्ट इक्वल है। आप स्लोप फाइंड करके भी देखें, ये स्लोप्स इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन आ गया। तो ये इन सब में से ये जो आपके क्वेश्चंस थे, ये सारे इन क्वेश्चंस में से सब में से मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कर दिए जो इन तीनों तरह की नेचर के क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस आप इसी तरह देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप नीचे हैं तो 1 से लेके कह रहे हैं 20 तक सॉल्व ग्राफिकली एंड चेक योर आंसर अलजेब्रिकली। आप ग्राफ इसको सॉल्व करें, ग्राफिकली सॉल्व करें और अलजेब्रिकली भी चेक करें कि आंसर इसका क्या है। ठीक है, उसके लिए ये मैंने पूरे ग्राफ बनाए हैं आपकी आसानी के लिए, और ये देखें कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला लिया है। ठीक है जनाब, ये 2x - 3y = -13 और 4x + 2y = -2। ठीक, ये हमने ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली जो मैंने आपको भी बताई थी। ठीक, और हमने क्या किया कि इसमें से पहले उसी तरीके से हमने साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व किया। हम न्यूमेरिकली पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में से हमने x की वैल्यू ये ऑब्टेन कर ली। ठीक, वो वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद, ठीक है, वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली और वो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर उसी तरह पुट की जैसे ऊपर पिछले क्वेश्चंस में 1 से 10 के दरमियान क्वेश्चंस में आपने करेंगे, और ऊपर मैंने आपको बताया भी और आपने देखा। तो ये 2 क्रॉस हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक हो गया, और ये y की वैल्यू 3 आपने क्वेश्चन नंबर 3 में जब पुट की तो सॉल्व करके -2 आ गया। ये दोनों आंसर्स तो आ गए। ठीक, ऑफ कोर्स जब आप इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपको एक इक्वेशन किसी पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। अब वो देखते हैं कि ये तो हमने इसका न्यूमेरिकल आंसर निकाला। ठीक है, ये इसका यूनिक सोल्यूशन निकला है क्योंकि ये सेम आंसर आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं ग्राफिकली हमने इसको कैसे करना है। ग्राफिकली करने के लिए ये है कि आप यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 2x - 3y = -13, ये आपने ये लिख ली, ये इक्वेशन ये लिख ली। पहली इक्वेशन यहाँ लिख ली और दूसरी इक्वेशन आपने यहाँ लिख ली। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये देखिए, ये ऊपर ये वाली इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखी हुई है और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये लिखी हुई है। ठीक, अब x की ना कुछ वैल्यू, कुछ 0 से ऊपर की वैल्यू, कुछ 0 से नीचे की वैल्यू, ये आप इनमें पुट करते जाएं। ज़ाहिर है x पुट करते जाएं, पीछे y आता जाएगा। ठीक है, तो वो जो y के आंसर्स हैं वो सारे ये आपके पास ये y के आंसर्स आ गए। ये पहली इक्वेशन के लिए तमाम y's आ गए और फिर ये दूसरी इक्वेशन के लिए तमाम y's आ गए। ठीक है, तो ये इनफैक्ट यहाँ पे हम y भी लिख सकते थे कि y का एक्सप्रेशन बना के हम लिखते थे। ठीक है, बखैर यहाँ पे आपके पास ये y की वैल्यूज़ आ गई इन दोनों में। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या किया कि इन x के ऊपर, ये x की वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर पहले ये तमाम वैल्यूज़ को प्लॉट कर ले तो आपके पास ये एक इक्वेशन, ये ब्लैक लाइन वाली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन आ गई। और ये दूसरी y की वैल्यूज़ अगर के अगेंस्ट हम पॉइंट प्लॉट करके उनको मिला दें, ये रेड लाइन बन गई। ये मैंने एक्सेल में बनाया है इसको, तो ये मतलब इसको नज़र आपने चूँकि इसको ग्राफिक उसको मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको बनाना उस तरह तो नहीं है किसी सॉफ्टवेयर पे, तो आप ये
हाथों से भी इसको खुद बना सकते हैं मैनुअली। तो आप ये देखें कि ये जब ये लाइंस आपस में क्रॉस हुई हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये आपको छोटा सा -2 और 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वही इंटरसेक्शन पॉइंट है जो आपका ये नीचे सोल्यूशन है -2 और 3। तो यहाँ पे हमें ये सारी बातें वाज़ेह हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये -2 और ये जो 3 है, ये जो जवाब है, ये देखें ये यहाँ पे आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि इसमें जब आपने पुट की तो आपके पास जो y की वैल्यूज़ हैं ये 3 पे आई। पता ये चला कि इस इक्वेशन को भी 3 पॉइंट y3 पे और इसको भी y3 पे और साथ x = -2 पे इंटरसेक्शन मिली है, इंटरसेक्ट हुए हैं ये। तो इस हिसाब से इनका ये यूनिक सोल्यूशन न्यूमेरिकली भी आ गया और ग्राफ बना के हमने चेक कर लिया कि इन लाइंस के ऊपर यहाँ पे ये लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो ये यूनिक सोल्यूशन आ गया। तो ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक एग्जांपल है, वो भी इस तरह यूनिक सोल्यूशन की है। इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, हमने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करके y और x की वैल्यूज़ हमने फाइंड की। उसके बाद ये हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट आने के बाद ये हमारा साइमल्टेनियसली सॉल्व होकर सोल्यूशन आ गया। अब इसको ग्राफिकली करने के लिए उसी तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 यहाँ लिखा एक टेबल में और x पुट करते गए और वहाँ से y ऑब्टेन आता गया, y हमें मिलता गया। ये y की वैल्यूज़ आ गई और इधर फिर ये भी y की वैल्यूज़ दूसरी इक्वेशन से आ गई। अब अगर हम इन वैल्यूज़ का x एक्सिस पे इनको भी और इनको भी प्लॉट करें तो ये हमारे पास 2 लाइंस आ गई और ये 2, 1 के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये वही x2 और ये वही y1 है। ये x2 है और यहाँ से देखें जो आपको y1 ये जहाँ पे ये क्रॉस ओवर मिल रहा है और ये देखें हाईलाइट हुआ हुआ है ये 2 और ये y1। 2 के सामने ये y, इसके लिए भी y1 और इसके लिए भी y1। तो ये इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको देखें एक ही सिंगल लाइन नज़र आ रही है। तो यहाँ से साबित हो, ये लाइन देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया, चूँकि पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं कि जब आपकी 2 लाइंस एक ही जगह पे बन रही हों तो ये आपके पास इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया। तो उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 13 जो था, ये वाला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर ये 13 उठाया और इसको यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा और इसके 2 इक्वेशंस बनाई। उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस वैल्यू को, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से उठा के हमने 2 में पुट कर दिया, ठीक है, या 2 से 1 में पुट कर दिया, जिस तरह भी। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये 0 = 0 आ गया। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गई लेकिन 0 की फॉर्म में मिली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इनफैक्ट एक ही इक्वेशंस थे। कैसे कि अगर आप इस इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करें 1 को तो ये दूसरी बन जाती है। तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके। और अगर ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आप देखें हर x के सामने दोनों में सेम y आ रहे हैं, ये दोनों में सेम y मिल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों से सेम y मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेम पॉइंट पे ये प्लॉट हो रही हैं। तो ये वो उसका हमें इसका सबूत मिल गया कि ये चूँकि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थे, इसलिए ये 2 लाइंस जब एक ही जगह पे आ जाएगी तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 हमने लिया, एक और क्वेश्चन हमने ले लिया। इसमें भी हमें सिमिलरली वो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। और हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखें, हमने 21 वो नेक्स्ट उसमें आपकी बुक में है। वो क्वेश्चन ये है कि ये 2 इक्वेशंस आपने ले ली, ये और ये। इसी तरह उनमें जब आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, जब x आपने इधर पुट किया इक्वेशन में तो वहाँ से y कट गया सिरे से। जब y कट गया तो आपके पास यहाँ पे -10 = -15 आ गया, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जब फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए तो उसके तहत हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, यानी ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी। ग्राफ बनाए बगैर हम कह रहे हैं पैरेलल होंगी, क्योंकि हमें इसका थीम का पता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद आप ये देखें कि अगर हम इनको इसी तरीके से इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करें तो ये दोनों लाइंस आपको बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ठीक है। ये उनकी वैल्यूज़ हैं, लाइन 1 की है, लाइन 2 की, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं। तो जब पैरेलल लाइन होंगी तो इनका तो
आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। ज़ाहिर सोल्यूशन के लिए चाहिए कि ये एक दूसरे को क्रॉस करें। एक सिंगल पॉइंट पे क्रॉस करें तो वन सोल्यूशन, बिल्कुल क्रॉस ना करें तो नो सोल्यूशन, और अगर हर पॉइंट पे क्रॉस करें तो इसका मतलब हर एक सोल्यूशन। और हर पॉइंट को क्रॉस करने का मतलब है कि उसके सारे एक लाइन के पॉइंट दूसरे लाइन के भी वही पॉइंट्स हों, तो वो इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आ गए। तो ये हमारे पास थे। बाकी इसके जो अदर क्वेश्चंस हैं, जो इस आपकी एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसमें नहीं किए गए, और वो जो अगले पेजेस हैं बुक पे वो भी शामिल है इसमें, वो आपने इन्हीं सिमिलर लाइंस के ऊपर आपने इसको करना है। ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आज के लेक्चर में तो हमने उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया ना, कि एक से वैल्यू ली, फाइंड की, दूसरी क्वेश्चन में पुट की, फिर वहाँ से हमने उसे वैल्यूज़ फाइंड की। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम गाशियन एलिमिनेशन मेथड होता है, जो कि इसी तरह के जो 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उससे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और उसके अंदर उस सिस्टम के अंदर रहते हुए हम देखेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारी इक्वेशन का क्या बन सकता है। ठीक है जी। तो आपने जो आपको चीज़ें दी हैं उनको अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, और इंशाल्लाह जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें हम जो भी आपके क्वेश्चंस हुए हम उनके आंसर्स करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।